देखो बच्चों, आज जो टॉपिक पढ़ोगे ना, लाइट वाला चैप्टर चल रहा था ना, तो आज जो टॉपिक पढ़ोगे आप पढ़ोगे पावर ऑफ ए लेंस। क्या पढ़ोगे? पावर ऑफ ए लेंस। एक लेंस की पावर क्या होती है, सुनो। पावर ऑफ ए लेंस, पावर ऑफ ए लेंस में क्या कर रहा है, जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कौन सा लेंस है? ये कॉन्वेक्स लेंस है, और ये होती है प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होती है? अब ये रे सीधी जाएगी ना, जब ये रे सीधी जाएगी तो ये यहाँ पे कटेगी, मतलब ये जहाँ पे कटेगी उसे फोकस कहते हैं, और ये ऑप्टिकल सेंटर है। ये ऑप्टिकल सेंटर और ये फोकस है। क्या है ये? फोकस। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है फोकल लेंथ। क्या होती है? तो ये जो दूरी है ना, इसे कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं इसे? तो ये हमारी फोकल लेंथ होगी। क्या होगी हमारी? फोकल लेंथ। अब ध्यान देखो दोबारा, जैसे ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस है, और ये लेंस कौन सा? कॉन्वेक्स। कौन सा? ये कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस को क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग, क्योंकि इसने रे को कन्वर्ज कर दिया। क्या कर दिया इसने? कन्वर्ज। तो इसे कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं। दिस ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। कौन सा लेंस है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो एक कन्वर्जिंग लेंस है। कौन सा लेंस है? कन्वर्जिंग। तो अब जो है ये कौन सी एक्सिस है? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी एक्सिस है? अब ये रे सीधी गई ना। अब सपोज करो कि अब ये रे जाना तो उसको सीधा ही था, लेकिन अब ये यहाँ बैंड हुई है, यहाँ पर। तो अब ये जहाँ बैंड होगी ना, वहाँ फोकस होगा। जैसे ये फोकस है और ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो अब ये दूरी हो गई हमारी फोकल लेंथ। ये दूरी क्या हो गई हमारी? फोकल लेंथ। तो ये हमारी फोकल लेंथ है। देखो इसमें ना, इसको जाना तो ऐसे सीधा होता है रे को, लेकिन ये ऐसे मुड़ गई, तो यहाँ पे ये ज़्यादा मुड़ गई है, और यहाँ पे कम मुड़ी है। क्या मुड़ी है? ये कम। ठीक है, तो यहाँ पे कम मुड़ी है, इसका मतलब इस लेंस की पावर कम है। इस लेंस की पावर, क्योंकि इसने कम मोड़ा है। तो अगर इसकी पावर कम है तो इसकी फोकल लेंथ बड़ी है। तो अगर लेंस की पावर कम होगी तो फोकल लेंथ बड़ी हो जाएगी। फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बड़ी। तो मतलब उल्टा रिलेशन है कि पावर छोटी, पावर बड़ी। देखो यहाँ पे पावर ज़्यादा है तो फोकल लेंथ छोटी है, और अगर पावर कम होगी तो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? बड़ी। तो इसे ऐसे लिखेंगे, पावर फोकल लेंथ क्या होती है? रेसिप्रोकल। पावर क्या होती है? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। पावर जो होती है उसे क्या कहते हैं? फोकल लेंथ का उल्टा। मतलब फोकल लेंथ बड़ी तो पावर छोटी। ठीक है, बोलो। देखो ना, यहाँ पे पावर क्या है? यहाँ पे पावर लेंस की छोटी है तो फोकल लेंथ बड़ी होगी, और यहाँ पे क्या? यहाँ पे पावर ज्यादा है तो फोकल लेंथ छोटी होगी। तो पावर ज्यादा, फोकल लेंथ छोटी, इनवर्स रिलेशन है। इसे कहते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस निशान को यहाँ से हटा लेंगे। ठीक है, तो इस निशान को हटा के यहाँ से ले लेंगे, के ले लेंगे। इस के का कोई मतलब यहाँ पे होता ही नहीं है, तो इस के को 1 मान के, अब पी को सिंपल क्या लिख देंगे? के को 1 मानेंगे तो पी को लिख देंगे 1/f। क्या लिख देंगे? 1/f। तो ये लेंस की पावर है। क्या है ये? लेंस की पावर। तो इसे क्या कहते हैं? पावर ऑफ ए लेंस। क्या कहते हैं इसे? तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? तो रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ लिख दो आप। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का जो उल्टा होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ अ लेंस। तो लेंस की पावर क्या होती है? फोकल लेंथ का उल्टा। फोकल लेंथ का उल्टा। और जो यूनिट होती है ना पावर की, यूनिट होती है डायोप्टर। यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। तो डायोप्टर यूनिट होती है। देखो वैसे तो पावर की यूनिट वॉट होती है, आप पढ़ा होगा आपने। पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट। क्या होती है? वॉट। लेकिन जो लेंस की पावर होती है उसको किसमें नापते हैं? डायोप्टर में। ठीक है, लेंस की पावर किसमें नापते हैं? डायोप्टर में। तो ध्यान रखना इसको। तो मैं पूछूंगा आपसे कि डिफाइन करो पावर को, तो कैसे डिफाइन करोगे? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, मतलब फोकल लेंथ का उल्टा क्या होता है? पावर। क्या होता है? पावर। और पावर की यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। तो बताना यूनिट क्या होती है पावर की? पावर की यूनिट क्या होती है? क्या होती है पावर की यूनिट? तो वही यार, आप नींद में हो भाई, नींद से जाग जाओ आप यार। अभी क्या यूनिट होती है पावर की? हैं? ये देखो सब बच्चे नींद में। क्या होती है? डायोप्टर होती है ना। हाँ, तो लेंस की तो पूछ रहा हूँ मैं। लेंस टॉपिक पढ़ा तो लेंस की पावर। लेंस की पावर ये तो वैसे ही बता दिया आपको। पावर यूनिट क्या होती है? वॉट। अगर ये लेंस टॉपिक पढ़ रहे हो तो पावर यूनिट क्या होती है? डायोप्टर। क्या होती है? डायोप्टर। तो ध्यान दीजिए भैया, नींद में हो यार आप लोग। कभी क्वेश्चन आपसे बैकअप क्वेश्चन जाएगा आपके ऊपर, पूछा जाएगा आपसे, समझ आ गया सबको? तो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल ऑफ द इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर? क्या होती है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ? देखो ऐसे आएगा, एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। एसआई यूनिट ऑफ पावर वॉट होती है। क्या होती है? वॉट। एंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है? 1/f। 1/f। ठीक है, 1/f। रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। यहाँ पे डिफाइन करने को आता है क्वेश्चन, डिफाइन 1 डायोप्टर। क्या डिफाइन आता है? डिफाइन 1 डायोप्टर। डिफाइन 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर को डिफाइन करना। तो कोई लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है ना, जैसे मान लो ये फोकल लेंथ तुम्हारी 1 मीटर है, तो ये पावर 1 डायोप्टर हो जाएगी। ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है, जिसकी फोकल लेंथ क्या होती है? 1 मीटर। पावर ऑफ ए लेंस, किसी लेंस की जो पावर होगी ना, पावर ऑफ ए लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर।
पावर ऑफ ए लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर, पावर ऑफ ए लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर। तो किसी लेंस की जो पावर है 1 डायोप्टर तब होगी व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जब उसकी फोकल लेंथ, व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, जब उस लेंस की जो फोकल लेंथ है इज 1 मीटर होगी। क्या होगी? 1 मीटर। ठीक है, उस लेंस की फोकल लेंथ कितनी होगी बच्चों? 1 मीटर होगी। 1। तो अगर कोई लेंस है उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर 1 डायोप्टर है। क्या है उसकी पावर? 1 डायोप्टर। छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में जैसे पूछेंगे डिफाइन 1 डायोप्टर, तो ऐसे डिफाइन करना है कि पावर ऑफ ए लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर। किस कोई लेंस है, जैसे मान लो ये लेंस है, ये लेंस है, ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। अब इसकी जो फोकल लेंथ है ना, ये फोकल लेंथ कहाँ से होती है? यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की दूरी, ये फोकल लेंथ है। अगर ये फोकल लेंथ 1 मीटर है, अगर ये फोकल लेंथ कितनी है, तो इस लेंस की पावर 1 डायोप्टर है। कितनी है? 1 डायोप्टर। तो लेंस की पावर को किसमें नापते हैं हम? डायोप्टर में। किसमें नापते हैं? डायोप्टर में। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ का उल्टा। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? फोकल लेंथ का। तो ऐसे इंग्लिश में बोलना है कि रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर ऑफ ए लेंस, है ना। पावर का उल्टा होता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और पावर को नापते हैं, लेंस की पावर को डायोप्टर में नापते हैं। किसमें नापते हैं? डायोप्टर में। और एक लेंस जिसकी फोकल लेंथ 1 मीटर होती है उसकी पावर कितनी होती है? 1 डायोप्टर। 1 डायोप्टर। कर लोगे? श्योर हो? चलो, क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, जैसे वो आपको फोकल लेंथ दे देंगे, ध्यान देना। जैसे उसने बोली फोकल लेंथ जो है ना, फोकल लेंथ तुम्हारी 20 मीटर है, कोई लेंस है उसकी फोकल लेंथ 20 मीटर है, तो हमें उसकी पावर निकालनी है। क्या निकालनी है? उसकी पावर। तो पावर का पहले फॉर्मूला यूज करो, 1 में फोकल लेंथ, और ये फोकल लेंथ आपकी मीटर में होनी चाहिए। किस होनी चाहिए? मीटर में। तो पावर ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 और यहाँ पे लिखेंगे 20, ठीक है। अब 20 से इसे डिवाइड कर देना, 0.05 डायोप्टर लिख देना, 0.05 डायोप्टर। तो ये क्या होगी? हमारी पावर। क्या होगी हमारी? ये पावर। तो ध्यान देना, अगर फोकल, मोटी सी बात है, जैसे उसने फोकल लेंथ दी 100 मीटर, ऐसे दी फोकल लेंथ मीटर में दी, हाँ ये मीटर ध्यान देना। तो पावर का फॉर्मूला सिंपल बन जाएगा 1 में फोकल लेंथ इन मीटर, यहाँ पे फोकल लेंथ मीटर में लिखनी है, ठीक है। सो पावर कितनी हो जाएगी? 1 में 100, और इसे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.01 डायोप्टर। 0.01 डायोप्टर, ठीक है। एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा इस तरह का होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, वो फोकल लेंथ को सेंटीमीटर में दे देते हैं। किस में देते हैं? सेंटीमीटर में। वो देखिए फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, आपको इसी चीज पे ध्यान देना है बस। अगर फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, तो अब पावर का फॉर्मूला हो जाएगा 100 में f, और ये f किस में होगा आपका? सेंटीमीटर में। किस में होगा आपका? अगर सेंटीमीटर में है ना f, तो ऊपर 100 लिख देना, तो आंसर कितना आएगा? ये आ जाएगा 100 और ये जाएगा 10, इसको इससे काटेंगे तो आ जाएगा 10 डायोप्टर। कितना आ जाएगा आपका? 10 डायोप्टर। ये ऐसा करना है, ठीक है। दोबारा देख लो बच्चों, मान लो उसने फोकल लेंथ दी आपको, ये फोकल लेंथ दी आपको उसने 50 सेंटीमीटर दी। क्या दी? 50 सेंटीमीटर। तो पावर का फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम? 100 में f, और इसको किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर में। किस में लिखेंगे? सेंटीमीटर में। तो ये कितना हो जाएगा? 100 में 50, तो 50 से इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 2 डायोप्टर। 2 डायोप्टर। सिंपल क्वेश्चन ऐसे, या तो क्वेश्चन ऐसे आएगा आपका सिंपल सा, या उल्टा भी आ सकता है। जैसे वो पावर दे देंगे आपको, ठीक है, ये पावर दे दी उसने, मान लो पावर दे दी 10 डायोप्टर। क्या दे दी? लेकिन पावर देखिए, अब तो फोकल लेंथ पूछेगा तो उल्टा लिख देना कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या लिख देना? 1 पावर। तो यहाँ पे लिख देना 1 में 10, इसको इससे डिवाइड करना 0.1 मीटर। 0.1 मीटर। देखो अगर ये डायोप्टर में है तो आपको आंसर मीटर में आएगा। किसमें आएगा? मीटर में। लेकिन मीटर थोड़ा छोटा होता है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करके, है ना, 100 से इसको मल्टीप्लाई करके इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लेना। किसमें चेंज कर लेना? सेंटीमीटर में। ऐसे समझ में आ गया? कर लोगे क्वेश्चन। दोबारा देखो, जैसे उसने बोली कि पावर जो है ना, उसने बोला पावर तुम्हारा 20 डायोप्टर है। पावर कितना है? 20 डायोप्टर। तो फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? 1 पावर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1/20। अब 20 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? 0.05 मीटर आएगा। मैंने क्या बोला? अगर पावर डायोप्टर में होगी ना, पावर किस में होगी? डायोप्टर में। तो फोकल लेंथ आपकी मीटर में आएगी। किस में आएगी? मीटर में। अगर पावर डायोप्टर में होगी तो फोकल लेंथ किस में आएगी? मीटर में। फोकल लेंथ किस में आएगी? मीटर में आएगी। लेकिन ये मीटर छोटा होता है ना, तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 0.05 और इंटू में क्या कर देंगे? 100। यहाँ से पॉइंट हटा के नीचे 2 जो लगा देंगे, इसको इससे काट देंगे तो आंसर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आपका आ गया 5 सेंटीमीटर। कर लोगे ऐसे। अब एक और चीज देखो बच्चों, एक और चीज देखो जल्दी से। तो ये क्वेश्चन हमने देख लिया, जब हमारे पास पावर दे रखी है तो फोकल लेंथ कैसे निकालनी है, फोकल लेंथ दे रखी है तो पावर। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि वो दो पावर दे देंगे आपको, बोलेंगे एक लेंस है उसकी पावर तुम्हारी 10 डायोप्टर है और दूसरा लेंस तुम्हारी इसकी पावर तुम्हारी 20 डायोप्टर है। कितनी है? 20 डायोप्टर। तो टोटल फोकल लेंथ निकालो। टोटल क्या निकालो? फोकल लेंथ। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? पहले ना इसमें सॉल्यूशन कैसे करेंगे? पहले दोनों को जोड़ देंगे। P बराबर कैसे कर देंगे? P1 प्लस के P2। P1 प्लस के P2। P1 प्लस के P2। तो P1 हमारे पास कितना है बच्चों? P1 10 है और P2 कितना है? 20। तो इसको इसमें प्लस करेंगे 30 डायोप्टर। 30 डायोप्टर, ठीक है। ये 30 डायोप्टर आ गए। अब फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे? 1 में P करके, 1 में P करके। तो फोकल लेंथ हम ऐसे निकालेंगे 1 में 30, 1 में 30। तो इस ये आई किसमें? ये मीटर में आ गई। आप किसमें आ गई है? मीटर में। इतना ही छोड़ दो क्योंकि 30 से पूरा कटेगा नहीं ना वो।
तो 1/30 मीटर आ गई, 1/30 मीटर। लेकिन हमें फोकल लेंथ निकालनी थी, तो आप तो क्या आंसर, ये p की वैल्यू 30 यहाँ पर कर दी ना, तो 1/30 ऐसे आ गया आंसर। तो अगर हमें दो पावर दे रखी है ना, तो दोनों को पहले प्लस कर दो, दोनों को क्या कर दो, प्लस, टोटल पावर आ गई। अब उस टोटल पावर से p बराबर 1/f करके f निकाल लो, 1/p करके, 1/p। दोबारा देखो बच्चों, एक इस तरह का, और देखो एक इस तरह का बोलेगा, जैसा वो बोलेगा एक लेंस है उसकी पावर तुम्हारी 10 डायोप्टर है, और जो दूसरा है ना उसकी पावर तुम्हारी 5 डायोप्टर है, पर यहाँ पे वर्ड ऐसे लिखे होंगे, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस है, ये कॉन्वेक्स है और ये कॉन्केव है, ये क्या है, ये कॉन्केव लेंस है। कौन सा लेंस है ये, तो कॉन्केव की जो पावर होती है वो माइनस में होती है, किसमें होती है वो, माइनस में। यानी जब आप टोटल पावर का फॉर्मूला लिखो ना, P1 प्लस के P2 लिखोगे ऐसे, तो P1 की जगह तो आप 10 ही लिखोगे प्लस, और इसकी जगह माइनस का 5 लोगे, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि कॉन्केव की हर चीज माइनस में होती है, चाहे उसकी पावर हो, रेडियस हो, फोकल लेंथ हो, सब क्या होती है, माइनस में, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस का लिख देना, ध्यान रखना। अब माइनस बाहर आ जाएगा तुम्हारा, ये 10 माइनस का 5, तो 10 में से 5 गया तो 5 डायोप्टर आ गया, 5। अब निकालनी है मुझे फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, 1/में पावर, यानी 1/5, तो ये कितनी आ गई मेरे पास, 0.2। अगर देखो पावर डायोप्टर में, तो फोकल लेंथ मीटर में लिख रही है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करके 20 सेंटीमीटर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 20 सेंटीमीटर। सो कुछ क्वेश्चन हमें इस तरह के कर रहे हैं, किसके बेस, पावर बेस, तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं सिंपल, ठीक है। मोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, जैसे फोकल लेंथ आपकी मीटर में, पावर निकालो, फोकल लेंथ सेंटीमीटर में, तो पावर निकालो, पावर डायोप्टर में, तो फोकल लेंथ निकालो, पावर डायोप्टर में फोकल लेंथ निकालो, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, दो लेंस दे रखे हैं, एक लेंस की पावर इतनी है, एक लेंस की पावर इतनी है, ठीक है। तो टोटल फोकल लेंथ निकालो, तो पहले टोटल पावर निकालो, पहले क्या निकालो, टोटल पावर से फिर ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, 1/p करके, फिर ये 12th क्लास में भी आता है क्वेश्चन, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलेगा। या ऐसे लिख देंगे कि एक लेंस है वो कॉन्वेक्स है, उसकी पावर इतनी है और कॉन्केव की इतनी है, अब निकालो टोटल पावर। तो ध्यान रखना कॉन्केव को माइनस लेना है, कॉन्केव का लेना है माइनस, समझ में आ गया। तो कॉन्केव को माइनस में लेंगे, माइनस बाहर आ गया, सॉल्व करके निकाल देंगे हम क्या, फोकल लेंथ, क्या निकाल देंगे हम, फोकल लेंथ, ठीक है। अब एक उल्टा क्वेश्चन जो रेयर है, मतलब करवाऊंगा अभी, उसमें ना दो फोकल लेंथ देके टोटल पावर पूछेंगे। 1 सेकंड में तो ध्यान दो, जब आपको टोटल पावर निकालनी होती है, जैसे एक पावर ये, एक पावर ये, आपको टोटल पावर निकालनी है, तो दोनों पावर को प्लस करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस। वैसे इस वर्ड का ध्यान देना, कॉन्वेक्स कॉन्केव का, ठीक है। कॉन्केव है तो क्या लगा देंगे, माइनस, एंड कॉन्वेक्स है तो प्लस। कर लोगे, श्योर हो, चलो करो, नोट करो। कम आने के चांसेस है उसके, लेकिन अगर टफ पेपर बनता है तो वो आता है, ठीक है। मुश्किल पेपर अगर सेट होता है ना, उल्टा क्वेश्चन है जो हम कर रहे थे। जैसे मान लो मैंने आपको फोकल लेंथ दी, एक लेंस है उसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक लेंस है उसकी फोकल लेंथ तुम्हारी 20 मीटर है, पर इन सब यूनिट्स पे ध्यान दो, सेंटीमीटर ही मीटर। और मैंने पूछी उस लेंस की पावर क्या होगी, उस लेंस की पावर क्या होगी। तो आपको क्या करना है बच्चों, पहले यहाँ से P1 निकालना है, क्या निकालना है, P1। तो P1 कैसे निकालना है, 1/f1, 1/f1, लेकिन ये सेंटीमीटर में, ये किसमें है, तो आप लिखोगे 100 ऊपर, क्या लिखोगे, 100 ऊपर, और f1 को लिखोगे इन सेंटीमीटर, इन सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर में तो 100 ऊपर, तो ये कितना जाएगा 100, और नीचे जाएगा 10, तो इसको इससे काटेंगे तो कितना आ गया, 10 डायोप्टर, कितना आ गया, 10 डायोप्टर, तो P1 10 डायोप्टर आ गया। अब ऐसे ही यहाँ से क्या निकालोगे आप, F2 से P2, तो P2 कैसे निकालोगे आप, 1/f2 इन मीटर, 1/f2 इन मीटर, ठीक है। तो ये F2 किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, मीटर में, यानी 1/20, तो ये कितना आ गया, 0.05 डायोप्टर, 0.05 डायोप्टर, ठीक है। तो अब ये P1 आ गया, ये P2 आ गया, P1 और P2। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, टोटल P, तो P कैसे निकालेंगे, P1 प्लस के P2, P1 प्लस के, तो P1 कितना है हमारा, P1 है 10, और P2 कितना है हमारा 0.05, तो कितना आंसर आ गया, 10.05 डायोप्टर, और सही आ गया टोटल पावर। लेकिन अगर एक क्वेश्चन ऐसे होता है कि F1 इतना, F2 इतनी, तो टोटल फोकल लेंथ कितनी, टोटल फोकल लेंथ कितनी, तो गलती से इनको जोड़ मत देना आप, टोटल फोकल लेंथ ऐसे नहीं निकलेगी, पहले टोटल पावर निकलेगी, क्या निकलेगी, टोटल, उससे निकलेगी टोटल फोकल लेंथ। कभी बच्चे सोचेंगे F1 F2 एंड टोटल फोकल लेंथ निकालने को ऐड कर दो, ऐड नहीं कर सकते, ऐड, तो इनसे क्या निकालोगे आप, P1 P2, उससे P निकाल के फिर उस P से ऐसा निकालेंगे, फिर उस फोकल लेंथ का निकालेंगे 1/P में 10.05, अब ये पॉइंट के ऊपर क्या लगा देंगे 20, तो आंसर कितना आ गया 100/1005, ठीक है। तो 5 दूनी 20 पंजे 100, 5 दूनी 10 0, एंड 5 दूनी 10, ये 0, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो ये तुम्हारी मीटर में आ गई, किसमें आ गई, ये मीटर में। तो ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को, ये थोड़ा रेयर होता पर आ सकता है कि अगर एक फोकल लेंथ इतनी है तो एक फोकल लेंथ इतनी है, तो टोटल पावर कितनी है। तो टोटल पावर के लिए यहाँ से P1 निकालेंगे, यहाँ से P2 निकालेंगे, एंड देन P1 प्लस P2 करेंगे, P1 प्लस, उससे फिर निकालेंगे F 1/P करके, 1/P। दोबारा देखो बच्चों, वंस अगेन इस क्वेश्चन को देखो। जैसे मान लो उसने बोला कि एक फोकल लेंथ तुम्हारे पास 10 मीटर है, और ये इसने कॉन्केव लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पर, कॉन्केव, ठीक है। और तुम्हारी दूसरा जो लेंस है ना, उसकी फोकल लेंथ तुम्हारी मान लो 10 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे कॉन्वेक्स लिख दिया, क्या लिख दिया यहाँ पर, कॉन्वेक्स। तो आपको अब कॉन्केव पे ध्यान देना है, कॉन्केव की माइनस में होती है,
तो पावर कैसे निकालेंगे हम, P1 कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन में F1 करेंगे और वो मीटर में है तो लिखेंगे F1 इन मीटर, F1 इन मीटर, ठीक है। लेकिन ये F1 हमारा माइनस लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, माइनस, क्योंकि कॉनकेव है। क्या है ये, तो कॉनकेव के लिए आपको सिर्फ माइनस पुट करना है, ठीक है। तो यहाँ से P1 कैसे निकालेंगे हम, P1 निकालेंगे 1 अपॉन में F1 और ये हो जाएगा 1 अपॉन में -10 और इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, -0.1 और ये आया आपका डायोप्टर। क्या है आपका ये डायोप्टर, क्योंकि अगर फोकल लेंथ मीटर में है तो पावर किसमें आएगी, डायोप्टर में, एंड पावर तो डायोप्टर में ही आएगी, यूनिट तो कोई दूसरी होती नहीं है। तो जब भी मीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो तो पावर को तो डायोप्टर लिखना है, क्या लिखना है, डायोप्टर। अब अगला चीज देखिए, ये सेंटीमीटर में और ये कॉन्वेक्स है, तो F2 आपका कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या निकालेंगे, P2। अब ये सेंटीमीटर में है ना, तो 100 ऊपर लिखेंगे और F2 लिखेंगे नीचे इन सेंटीमीटर, में, ठीक है। 100 अपॉन में F2 इन सेंटीमीटर, ठीक है। सो ये कितना आ गया हमारे पास, ये आ गया 100 और ये कितना आ गया हमारे पास 10। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितनी आ गई, 10 डायोप्टर आ गई। लेकिन ये प्लस में आएगी, इसमें आएगी क्योंकि ये F2 प्लस में है, ये F2 किस में है, प्लस में। तो कॉन्वेक्स से क्या होता है प्लस और कॉनकेव पे क्या होता है माइनस, कॉनकेव पे क्या होता है माइनस। तो अब क्या निकालेंगे, P1, P निकालेंगे टोटल, तो कितना आ जाएगा, P1 प्लस P2, P1 प्लस के P2। जैसे उसने बोला एक फोकल लेंथ इतनी है, एक फोकल लेंथ इतनी है, तो आप टोटल पावर निकालो, टोटल पावर ऐसे निकालो। तो P1 कितना है हमारे पास, 0.1 डायोप्टर, सो दिस इज 0.1 और P2 कितना है हमारे पास है 10 डायोप्टर। तो इसमें इसको प्लस कर देना, ठीक है, 0.1 डायोप्टर में, 0.1 डायोप्टर में, तो 10.1 डायोप्टर। और यहाँ से फोकल लेंथ पूछे तो 1 अपॉन में 10.1 इन मीटर लिख देना, क्या लिख देना, मीटर। पॉइंट आगे सॉल्व कर लेना, 10 अपॉन में 101 लिख देना, दैट इज मीटर। तो ये थे हमारा पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ, कर लोगे तो ये पावर ऑफ अ लेंस मैंने पूरा बता दिया, सारी संभावनाएं बता दी मैंने, जितनी भी पॉसिबिलिटीज होती है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो जैसे जहां मैंने आपको 2 पावर देखी टोटल पावर पूछी, 2 फोकल लेंथ देखी टोटल पावर पूछी है, एक पावर देखी, एक फोकल लेंथ, एक फोकल लेंथ देखी, एक पावर, तो ऑल पॉसिबिलिटीज रिगार्डिंग द पावर ऑफ ए लेंस हैज बीन फिनिश्ड, ठीक है। अब समझो छोटे छोटे डिफाइंस याद कर लो कि पावर को डिफाइन कैसे करेंगे, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं। डिफाइन द पावर ऑफ ए लेंस, तो क्या बोलना है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ ए लेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ इज कॉल्ड द पावर ऑफ ए लेंस। अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ ए लेंस, डायोप्टर। लेंस की जो पावर होती है उसके नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं। अनदर क्वेश्चन, डिफाइन 1 डायोप्टर। तो पावर ऑफ ए लेंस इज सेड टू बी 1 डायोप्टर व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर, व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज, मतलब कोई लेंस है उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है तो उसकी पावर कितनी है, 1 डायोप्टर। तो यहाँ से पावर का एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा ही मिलेगा रिगार्डिंग द पावर, समझ में आ गया क्या। 12th लेवल तक भी ये क्वेश्चन आते हैं, तो 12th लेवल तक का भी कर लिया आपने, P1 प्लस P2, F1 प्लस F2, ये सब 12th लेवल तक भी आते हैं क्वेश्चन, वहां तक भी आपने कर लिया, कर लोगे। अब 2 टॉपिक और पढ़ाए जाएंगे आपको, एक क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस पे क्वेश्चन मिलेगा आपको, किस पे, क्रिटिकल एंगल पे और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और उस पे TIR पे, किस पे, TIR पे। समझ में आ गया नहीं आ गया, चलो नोट करें, सबकी कॉपी में नोट होना चाहिए, बंद करो। एक और जिस पे टॉपिक पे क्वेश्चन आता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, काफी बड़ा टॉपिक बैठेगा, तो जरा देखना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, समझना इस बात को। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो समझना बात को। जैसे मान लो मैंने तो बताया था, जैसे लेंस, जैसे मैंने आपको मिरर में बताया था ना कि ये मान लो मिरर है हमारा ऐसा, सपोज ये रिफ्रैक्शन में है, रिफ्रैक्शन में देखो, रिफ्रैक्शन में ये रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जैसे हमारी ये इंसिडेंट रे है, कौन सी रे है ये, इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे होती है, नॉर्मल रे, कौन सी रे होती है ये, नॉर्मल रे। सो दिस इज योर इंसिडेंट रे, दिस इज योर इंसिडेंट रे, और ये कौन सी रे होती है हमारी, नॉर्मल रे, कौन सी रे, नॉर्मल रे। अब मान लो ये हमारा एयर है, एयर माने ये रेयर मीडियम है, कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम। सो दिस इज योर रेयर मीडियम, रेयर माने हल्का समझ लो, विरल माध्यम, हिंदी में कहते हैं विरल, क्या कहते हैं हिंदी में इसे हम, विरल माध्यम, ठीक है ऐसे। अच्छा अब इस लाइट को जाना तो ऐसे है, जाना तो इसको ऐसे है डेंसर में, और ये डेंसर मीडियम है, मानिए ये वाटर है, क्या है ये, वाटर, तो वाटर कहते हैं डेंसर मीडियम, क्या कहते हैं इसे, डेंसर मीडियम, तो इसे कहते हैं सघन माध्यम, क्या कहते हैं इसे हम, सघन माध्यम, हिंदी में बोला जाता है सघन माध्यम। तो अच्छा अब जैसे लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, तो आपको पता था कि ये नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, ऐसे बैंड हो जाएगी, इस नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ गई है। इसे मोड़ा किसने, इसे मोड़ा इस वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने, किसने मोड़ा, वाटर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर कोई चीज हल्की होगी ना तो उसे बोलेंगे हम μ1, और कोई चीज भारी होगी ना तो उसे बोलेंगे μ2, क्या बोलेंगे उसे, μ2। तो ये लाइट मुड़ी है ना, तो ये किसकी वजह से मुड़ी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, रिफ्रैक्टिव, हाँ। तो जब भी मैं μ2 लिखूंगा तो आप समझ जाना डेंसर मीडियम है ये वाला, और ये वाला μ1 है तो रेयर मीडियम है, कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है, बस समझ में। तो ये नॉर्मल रे है और ये आपकी इंसिडेंट रे,
तो यहाँ से ये जो एंगल क्रिएट हुआ ना, ये क्रिएट हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल बना आपका, ये बना एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। ठीक है, अभी बात ध्यान दीजिए, देखो इस लाइट को कौन से मीडियम ने मोड़ा है, तुम बोलोगे इसको 2 ने मोड़ा है। किसने मोड़ा है? 2 ने मोड़ा है। तो 2 को पहले लिखना है ऐसे, सर म्यू 2 ऐसे, 2 को पहले लिखना है क्योंकि 2 ने मोड़ा है। लाइट आई कहाँ से? 1 से आई है, तो 1 को बाद में लिखना है ऐसे, 1 को बाद में। अब 1 में जो एंगल बना है ना, देखो पहले ऐसे लिख दिया, 2 1 लिख दिया। इसे कैसे बोलेंगे? इसे ऐसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसे बोला कैसे जाएगा इस स्टेटमेंट को? इसको तब कभी बार पेपर में पूछा है, इसको ऐसे लिखते हैं, तो इसको ऐसे लिखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। क्या लिखते हैं इसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसका मतलब है, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है, विद रिस्पेक्ट टू का मतलब है लाइट 1 से 2 में गई है। किस में गई है? 2 में। जहां पे विद रिस्पेक्ट टू लिखा होता है ना, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब लाइट 1 से आई है और 2 में गई है, 2 में। तो इसे ऐसे म्यू 2 1, तो म्यू 2 1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, म्यू 2 1। अब सुनो, ये म्यू 2 1 लिख दिया। अब क्या समझना है? 1 में जो एंगल बना है, 1 में कौन सा एंगल बना? आई, तो इसे साइन के साथ ऊपर रखना है, दैट इज साइन आई, साइन आई। ठीक है, और 2 में जो एंगल बना है उसे देखो, 1 में जो एंगल बना है, 1 में इसे साइन के साथ ऊपर रखना है, और जो 2 में बना है उसे नीचे रखना है। मतलब ये ऊपर आएगा और ये वाला एंगल नीचे आएगा, साइन आर, साइन आर। तो इसे क्या कहते थे? इसे स्नेल्स लॉ कहते थे। क्या कहते थे इसे हम? तो ये स्नेल्स का लॉ है, ये स्नेल्स का लॉ है। और ये रिफ्रैक्शन का भी फर्स्ट लॉ होता था, है ना? रिफ्रैक्शन का फर्स्ट लॉ होता है ना, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। और म्यू 2 1 को बच्चों म्यू कहते हैं, ध्यान रखना, म्यू 2 1 को ही क्या कहते हैं? म्यू। क्या कहते हैं? म्यू। तो म्यू बराबर क्या हो गया? साइन आई बाई साइन आर। तो ये कौन सा लॉ होता है? स्नेल्स लॉ। क्या होता है ये? स्नेल्स लॉ। देखिए म्यू क्या? म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला ये आ गया, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लॉस पे भी अगर आए ना, तो देखो ये नियम है क्या? ये नियम ये है कि अगर मान लो यहाँ से तुम्हारी लाइट ऐसे आई है, और मान लो ये वाला एंगल तुम्हारा 30 डिग्री है, ठीक है, और इसको जाना सीधा था, लेकिन ये इस तरफ मुड़ गई, और ये वाला एंगल तुम्हारा मान लो 10 डिग्री है। कितना डिग्री है? 10 डिग्री। अब आपने इसका म्यू निकाला। क्या निकाला इसका? म्यू। तो म्यू कितना हो गया? साइन 30 अपॉन में साइन 10। मान लो यहाँ से कोई वैल्यू आई इसके, ठीक है। अब आपने क्या करा? अब आपने इस एंगल को चेंज कर दिया, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस आपने थोड़ा बड़ा कर दिया, मान लो बड़ा हो गया एंगल, ठीक है, ऐसे। और लाइट तुम्हारी ऐसे बैंड होगी, अभी एंगल ऐसे हो गया, आर वाला एंगल ऐसे हो गया आपका। सपोज करो ये 40 है और ये तुम्हारा मान लो 8 हो गया। कितना हो गया? 8। लेकिन तुमने दोबारा से म्यू निकाला, तो म्यू कितना आया? साइन 40 अपॉन में साइन 8। यहाँ का म्यू और यहाँ का म्यू फिक्स आएगा, वो म्यू चेंज नहीं होगा। म्यू क्या आएगा? म्यू सेम ही आएगा। म्यू क्या आएगा? सेम ही आएगा। म्यू नहीं बदलेगा। म्यू बच्चों आपका नहीं बदलेगा। समझ में आ गया? नहीं आ गया? म्यू आपका नहीं बदलेगा। समझ में आ गया? तो ये लॉ है, इसे कहते हैं स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं इसे? स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ क्या होता है? साइन आई बाई साइन आर। मतलब साइन आई बाई साइन आर जो है ना, साइन आई बाई साइन आर, इसका ये जो रेशियो है म्यू, ये फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? ये फिक्स रहेगा। तो इसे हम क्या कहते हैं? स्नेल्स लॉ। क्या कहते हैं इसे? ये लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन के लॉज में बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, तो आप यही तो लिखते हो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में। क्या लिखते हो? ये साइन आई बाई साइन आर। कैसे लिखते हैं इसे हम? द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्या लिखते हैं हम इसे? द रेशियो ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ, टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो, मत देखो दोबारा से, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, to the sign of angle of refraction. Sign of angle of refraction is always constant, is always constant, is always constant. तो ये नियम लिख दिया हमने रिफ्रैक्शन का। अब क्या लिख दिया इसका मतलब? फिर लास्ट में क्या लिख दिया? ये बोल के म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। यहाँ पे एक बात और याद रखना, ये इस बार भी क्वेश्चन इस तरह से पूछ लेते हैं एक बार, कि जब लाइट हमारी रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर से डेंसर में जाएगी, तो किस तरफ मुड़ेगी? टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। तो इस बात को मैं लिख देता हूँ कि रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, जब लाइट जाएगी तो किस तरफ मुड़ेगी? टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल। इस बात का भी आप ध्यान रखना, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन रिवाइज करवा दिया, तो मैं एक बार पढ़ा चुका हूँ रिफ्रैक्शन, दोबारा से क्या करवा दिया? रिवाइज। दूसरा लॉ आपको बताइए, दूसरा लॉ क्या होता है इसका? एक तो लॉ ये होता है, दूसरा कौन सा होता है? इंसिडेंट रे। कौन सी रे? इंसिडेंट रे। दूसरा रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे। एंड कौन सी रे? नॉर्मल टू द इंसिडेंट, नॉर्मल टू द इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द इंसिडेंट, नॉर्मल टू द इंसिडेंट, ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों किस में आती हैं? ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। ये तीनों किस में आती हैं? एक ही प्लेन में आती है। किस में आती है? एक ही प्लेन में आती है। तो ये रिफ्रैक्शन के दोनों लॉज हैं। ठीक है,
एक तो वो वाला है और एक ये वाला, ये रिफ्रैक्शन है। कुछ आया समझ बच्चों, स्नेल्स लॉ क्या होता है? तो स्नेल्स लॉ होता है हमारा म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। वापस हमारे टॉपिक पे आते हैं जिसमें मैंने आपको रिफ्रैक्शन के भी दोनों लॉ बता दिए हैं। वापस इस टॉपिक पे आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या, मतलब लाइट को मोड़ता कौन है? तो लाइट को मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोड़ता है। ये लाइट यहाँ पे ये मुड़ी क्यों? ये मुड़ी इसलिए क्योंकि पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग था और हवा का अलग था। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस की वजह से मुड़ी लाइट। किसकी वजह से? हाँ, कोई पूछे तुमसे कि लाइट मुड़ी क्यों, तो आप क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ने मोड़ा, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ होगा, इसका कुछ होगा। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता तो लाइट नहीं मुड़ती, तो लाइट सीधी निकल जाती। क्या निकल जाती? सीधी। समझ में आ गया क्या? तो लाइट को कौन मोड़ता है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रिफ्रैक्टिव, समझ में आ गया? तो लाइट को कौन मोड़ता है? मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सपोज करो मैं दोबारा उल्टा बताऊं आपको, मान लो ये लाइट तुम्हारी यहाँ से ऐसे निकली है, ऐसे करके उल्टी गई है अभी, मतलब अभी डेंसर से रेयर में गई है, डेंसर से हल्के में गई है। तो हल्के में गई तो नॉर्मल से दूर हो गई है, नॉर्मल से। हाँ, तो ये बात ध्यान रखते हैं, अगर कोई लाइट रेयर से डेंसर में जाएगी, रेयर से डेंसर में, तो नॉर्मल की तरफ मुड़ेगी। किसकी तरफ? नॉर्मल की तरफ। और अगर डेंसर से रेयर में जाएगी तो डेंसर टू रेयर, डेंसर टू, तो कहाँ मुड़ेगी? अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, नॉर्मल से दूर। अब दोबारा वो लॉ लगा के देखो, स्नेल्स लॉ। अब आप बोलोगे सर लाइट को वन ने मोड़ा है, किसने मोड़ा? वन ने। तो क्या लिखेंगे? म्यू वन। क्या लिखेंगे? म्यू वन। लाइट कहाँ से आई है? टू से आई है। कहाँ से है? टू से। अब टू में जो एंगल बना है उसे साइन के साथ ऊपर रखेंगे, तो टू में कौन सा एंगल बना है? आर। टू में आर है, टू में कौन सा एंगल है? आर। और वन में कौन सा है? साइन आई। आ गया लिखना तुम? आ गया भाई। लाइट को कौन से मीडियम ने मोड़ा? वन ने, वन ने, वन ने, वन ने। तो जिसने मोड़ा उससे पहले, लाइट जहां से आई है उससे बाद में। अब यहाँ पे जो एंगल बना है उसे ऊपर लिखेंगे और यहाँ पे जो एंगल बना है उसे क्या लिखेंगे? नीचे। क्या लिखेंगे? नीचे। समझ में आ गया क्या? अब इसे बोलेंगे कैसे? म्यू वन टू को बताओ, म्यू वन टू को कैसे बोलेंगे? म्यू वन टू को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन से मीडियम का है अभी? अरे बोलो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मीडियम वन का है। किसका है? ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। मीडियम ऐसे बोला जाएगा। ये कैसे बोलेंगे इसे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन विद रिस्पेक्ट टू मीडियम टू। मीडियम इसे बोलने का आना चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया हमारा लॉ। अब तुमने एक बात देखी बच्चों, तुमने देखी कि म्यू जो टू वन था वो क्या था? साइन आई अपॉन में साइन आर था। म्यू टू वन क्या था? साइन आई बाई साइन आर। अच्छा, एंड म्यू वन टू क्या है बताइए? म्यू वन टू क्या है? साइन आर अपॉन में साइन आई, साइन आई। और अगर मैं इनको कर दूं मल्टीप्लाई, क्या कर दूं इनको? मैं कर दूं म्यू टू वन इंटू म्यू वन टू कर दूं, तो यहाँ पे क्या आएगा मेरा? साइन आई अपॉन में साइन आर, और यहाँ पे क्या जाएगा? साइन आर अपॉन में साइन आई। इससे घटाइए, इससे घटाइए, तो वन आ गया। तो यानी म्यू टू वन इंटू म्यू वन टू कितना आ गया बच्चों? वन आ गया। अब इसको नीचे ले जाओ, यानी म्यू टू वन कितना आ गया? वन अपॉन में म्यू वन टू। सो दिस इज योर रिलेशन ऑल्सो। म्यू टू वन को हम क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन में म्यू वन टू, वन अपॉन में म्यू वन टू। तो आपको को मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोड़ देता है। लाइट इसमें क्यों मुड़ी? क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग था, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग था। ये क्या है? ये रिफ्रैक्शन है। क्या है ये? रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है? लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाकर मुड़ जाती है। अगर भारी में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी, और हल्के में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, नॉर्मल से दूर हो जाएगी। मोटी सी बात है, लाइट का मुड़ना रिफ्रैक्शन होता है, लाइट का मुड़ना। एक और छोटा सा क्वेश्चन ये पूछते हैं कि कौन सी ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो रिफ्रैक्शन में बदलती नहीं है? विच फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट चेंज इन रिफ्रैक्शन? इन रिफ्रैक्शन। देखो बच्चों, रिफ्लेक्शन तो आपको पता है भाई, रिफ्लेक्शन में क्या होता है? ये लाइट ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, ये रिफ्लेक्शन है। और ये नॉर्मल रे है। कौन सी रे है ये? हाँ, तो इसमें आप क्या पढ़ते थे रिफ्लेक्शन में? रिफ्लेक्शन में आप बोलते थे सर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक बात ध्यान रखना, नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का ही एंगल होगा ये। कभी ये मिरर है, ये क्या है? ये मिरर है, और ये इंसिडेंट रे है, इनके बीच का एंगल नहीं होगा ये। किस किस के बीच का होगा? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का एंगल आर होगा। ये दोनों एंगल बराबर है। ये दोनों एंगल क्या है? बराबर। ये दोनों एंगल क्या है? बराबर। आपने पिक्चर देखी होगी ना सुपर 30, वो उसमें दिखाते हैं इस वाले लॉ का यूज किया। हम यहाँ से बात करेंगे तो लाइट रिफ्लेक्ट होके साउंड रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे आ जाएगा, तो वो यहाँ से बोलती है और यहाँ सुनाई देता है। उसको लगता है कि यहाँ से आवाज आ रही है, लेकिन आवाज यहाँ से आती है। कहाँ से आती है? यहाँ से। तो ये क्या है? ये रिफ्लेक्शन है। क्या है ये? रिफ्लेक्शन। समझ में आ गया ना? तो रिफ्लेक्शन में ऐसा होता है। ये तभी होगा अगर मैं यहाँ से बोलूं मुझे वहां सुनाई दे, तभी होगा जब दोनों एंगल बराबर होंगे। दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर। तो ये क्या? ये रिफ्लेक्शन है। तो रिफ्लेक्शन में क्या होता है? इस लाइट के पास तीन क्वालिटी होती है, मतलब तीन चीजें लाइट अपने साथ लाती है। एक लाती है वेवलेंथ, एक लाती है फ्रीक्वेंसी, और एक लाती है स्पीड। क्या लाती है? स्पीड। ये तीन चीज होती है, दैट्स कॉल्ड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड। वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, स्पीड। रिफ्लेक्शन में ये तीनों चीजें सेम रहती है, मतलब जो वेवलेंथ इसकी है वही इसकी भी होगी, जो फ्रीक्वेंसी इसकी है वह इसकी भी होगी, जो स्पीड इसकी। सब चीजें सेम क्यों है? क्योंकि मीडियम नहीं बदला ना। लाइट हवा से आई, हवा में चली गई, मीडियम चेंज नहीं हुआ, इसलिए कुछ भी चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। रिफ्लेक्शन में तीनों क्वांटिटी क्या रहेंगी? सेम। कौन कौन सी?
वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और स्पीड। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन में सुनिए बच्चों, रिफ्रैक्शन में ध्यान देना, वो पेपर में क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी चीज ऐसी है, देखो रिफ्लेक्शन में तो कुछ नहीं बदल रहा, ध्यान दो इस क्वेश्चन के ऊपर, रिफ्लेक्शन में कुछ नहीं बदल रहा, जो फ्रीक्वेंसी इसकी वो इसकी, जो वेवलेंथ इसकी वो इसकी, जो स्पीड इसकी वो इसकी, जो फ्रीक्वेंसी इसकी, जो वेवलेंथ इसकी वो इसकी, और जो स्पीड इसकी वो इसकी, सब चीज सेम है रिफ्लेक्शन में। पेपर में क्वेश्चन दे सकते हैं, एक लाइट है उसकी वेवलेंथ 20 मीटर है और वो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई है, तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई उसकी वेवलेंथ कितनी है, 20 मीटर ही है, ऐसे समझ आ गया क्या। लेकिन रिफ्रैक्शन में बच्चों दोनों चीजें चेंज हो जाएंगी, कौन कौन सी, वेवलेंथ भी और स्पीड भी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। ध्यान देना किसमें, रिफ्रैक्शन में, किसमें, रिफ्रैक्शन में। तो इस बात को मैं यहाँ लिख देता हूँ कि रिफ्रैक्शन के अंदर कौन सी चीज चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी। कौन सी चीज चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी विल नॉट चेंज। तो रिफ्रैक्शन में क्या चीज चेंज नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी। तो पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछेंगे, विच फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट चेंज इन केस ऑफ रिफ्रैक्शन, सो व्हाट इज योर आंसर। हाँ, वेवलेंथ भी चेंज हो जाएगी, स्पीड भी चेंज हो जाएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो चीज है जो लाइट को मोड़ता है, जो लाइट को, लाइट क्यों मुड़ी, क्योंकि लाइट इसलिए मुड़ी क्योंकि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, भारी मीडियम में लाइट की स्पीड कम होती है, हल्के में ज्यादा होती है, और जब लाइट ज्यादा स्पीड से कम स्पीड वाली जगह पे जाती है तो स्पीड में डिफरेंस की वजह से मुड़ जाती है, स्पीड में डिफरेंस की वजह से क्या हो जाती है, वो मुड़ जाती है बच्चों। तो आप स्पीड में डिफरेंस की वजह से भी कह सकते हैं कि सर हल्के में तेज चल रही थी, भारी में धीमी चलेगी, तो जैसे ही हल्के से भारी में गई तो वो मुड़ जाएगी, वो मुड़ जाएगी। या आप दूसरी भाषा में कैसे समझ सकते हैं इसको कि दूसरे मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग है और पहले मीडियम का अलग है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में डिफरेंस की वजह से भी लाइट मुड़ती है, लाइट मुड़ती है। तो भारी में नॉर्मल की तरफ और हल्के में नॉर्मल से दूर, हल्के में नॉर्मल से दूर। तो याद रखना, अगर रेयर से डेंसर में जाएगी तो टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, टूवर्ड्स नॉर्मल, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन पेपर में आते हैं एमसीक्यूज में कि अगर लाइट रेयर से डेंसर में गई तो किस तरह मुड़ेगी, टूवर्ड्स नॉर्मल, और डेंसर से रेयर में गई तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। अच्छा, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। बच्चों एक फॉर्मूला और होता है इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, जैसे इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम ऐसे भी लिखेंगे कि म्यू बराबर, सर लाइट की वेलोसिटी एयर में कितनी है और किसी मीडियम में कितनी है, इन दोनों का रेशियो भी म्यू होता है, इन दोनों का रेशियो भी क्या होता है, म्यू। देखो सुनो, मान लो ये जो लाइट है ना, इसकी स्पीड जो हवा में 20 मीटर पर सेकंड है, कितनी है, 20, और पानी में इसकी 10 है, तो 10 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो 2, तो म्यू की यूनिट 2 होगी, मतलब म्यू की वैल्यू 2 होगी। इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, इसके आगे कोई मीटर सेंटीमीटर मत लिख देना आप, ठीक है बच्चों। इसके आगे म्यू हैज नो यूनिट, यानी म्यू का एक फॉर्मूला ये भी हो गया कि लाइट की वेलोसिटी एयर में कितनी है और मीडियम में कितनी है, एयर मींस यहाँ पे कितनी है और यहाँ पर कितनी है, इन दोनों के रेशियो को डिवाइड कर दोगे ना, वेलोसिटी के रेशियो को डिवाइड करना है। देखो म्यू का एक फॉर्मूला तो क्या हो गया, साइन आई बाई साइन आर, एक से तो स्नेल्स लॉ हो गया, क्या हो गया। देखो एमसीक्यू में सिंपल पूछ लेगा आपसे स्नेल्स लॉ क्या होता है, आपको उस पर टिक मारना है, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर पे, इतना तो पता होना चाहिए, म्यू बराबर साइन आई बाई साइन आर। यानी इन दोनों का रेशियो क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर का रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, क्या होता है, कांस्टेंट। यही तो है हमारा रिफ्रैक्शन कि साइन आई बाई साइन आर का रेशियो नहीं चेंज होगा, वो हमेशा म्यू ही होगा, चाहे आप एंगल आई बदल लीजिए, आर अपने आप बदल जाएगा, पर जब रेशियो निकालोगे वो रेशियो फिक्स रहेगा, दैट रेशियो विल नॉट चेंज, दैट रेशियो विल नॉट चेंज। सो दिस इज कॉल्ड योर म्यू। तो म्यू माने क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज नो यूनिट। तो एक तो फॉर्मूला ये है, वी ए बाई वी एम, एक फॉर्मूला क्या है, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, समझ में आ गया ना क्या। एक फॉर्मूला और है जो मैं बता चुका हूं आपको, एक और बात बताऊंगा अभी आपको मैं, म्यू बराबर 1 में साइन सी, म्यू बराबर 1 में, हाँ, जहां पर सी क्या होता है हमारा क्रिटिकल एंगल, सी क्या होता है हमारा क्रिटिकल एंगल। तो ये तीन फॉर्मे हमारे म्यू के होते हैं, किसके होते हैं, हमारे म्यू के। समझ में आ गया ना, ये लिखना आ गया आपको। तो म्यू 2 को कैसे लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मीडियम 1। समझ में आ गया, आपको एमसीक्यू में ना ऐसे दे देंगे और 4-5 ऑप्शन दे देंगे, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो आपको ध्यान देना है, ये ऐसे लिखा जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। कर लोगे, चलो नोट करो ये सब, इनको रेडी रखो। एक तो म्यू का फॉर्मूला क्या हो गया, साइन आई बाई साइन आर हो गया, एक म्यू का फॉर्मूला हो गया आपका लाइट की वेलोसिटी एयर में कितनी है और किसी गिवन मीडियम में कितनी है, और एक म्यू का फॉर्मूला होता है 1 में साइन सी, 1 में, थोड़ा इसकी बात भी कर लेते हैं, साइन सी, सी माने क्रिटिकल एंगल, थोड़ा समझना बात को। देखो ये लाइट हमारी डेंसर से रेयर में जा रही है, किसमें आ रही है, डेंसर से, जाना तो उसको सीधा था, इधर देखिए सब, जाना तो सीधा था, लेकिन ये नॉर्मल से दूर हट गई, नॉर्मल से क्या हट गई, दूर। तो ये वाला एंगल बनाना है हमें, मतलब रिफ्रैक्टेड रे का और नॉर्मल रे का। ये कौन सी रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे है, और ये वाली कौन सी रे है, रिफ्रैक्टेड रे। ये वाली कौन सी रे है बच्चों, रिफ्रैक्टेड रे। और ये वाली रे कौन सी होती है, नॉर्मल रे। ये वाली कौन सी रे होती है, दिस इज योर नॉर्मल रे। अब बात को समझो, ये इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल रे, ये कौन सी रे है, नॉर्मल। तो नॉर्मल को ऐसे दिखा दो, ठीक है, ये नॉर्मल रे, और नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे के बीच का ये वाला एंगल आई है,
और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल रे से एंगल बनाना है, ये रे रिफ्रैक्टेड है, इसका मतलब क्या डैश है, मतलब इसको जाना ऐसे था पर ये जाए ऐसे रही है, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया। तो यहाँ से एंगल पकड़ के यहाँ टच कर दो, तो ये कौन सा एंगल है, आर है, कौन सा एंगल है, आर। अभी थोड़ा सा ऐसे समझो, मान लो आई इतना है, आई इतना और आर इतना है, ये तुम्हारा आई है और ये आर है, मान लो आई तुम्हारा 30 है और आर तुम्हारा 40 है, ऐसे समझ लो, ठीक है। अब हमने क्या करा बच्चों, हमने इस आई को बढ़ा दिया ऐसे करके, ये आई हमारा यहाँ हो गया, अब आई हमारा, ये आई हमारा इतना हो गया, इतना हो गया, तो आर हमारा कितने को, ये फर्स्ट आई के लिए फर्स्ट आर है, ये आर, ठीक है। बोलो, अगर ये इंसिडेंट रे ना और ये सेकंड इंसिडेंट रे, तो उसके लिए रिफ्रैक्टेड रे सेकंड ये वाली है, ऐसे, ये वाली सेकंड रे रिफ्रैक्टेड रे, समझ में आ गया बच्चों, हैं। तो ये हमारी इंसिडेंट रे हुई। अब हमने क्या करा बच्चों, ये हमारी थर्ड रे होगी हमारी। अब मान लीजिए ये रे हमारी ऐसे आ गई, ये हमारी थर्ड इंसिडेंट रे है। अब इसके लिए जो रिफ्रैक्टेड रे ना वो यहाँ पे आ गई, यहाँ पर इस लाइन के ऊपर आ चुकी है, यानी ये हमारे पास है नॉर्मल, और यहाँ से हमें टच करना है यहाँ पर टच करना है, तो ये वाला एंगल आर हो चुका है 90, क्या हो चुका है 90। तो यानी कहने का मतलब ये था, जब आई हमारा 30 था, आर हमारा 40 था, मान लो ये 35 हुआ तो ये 45 हुआ, सपोज कर रहे हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है, बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। आई 35 से 45, अब मान लो ये तुम्हारा 40 हुआ और ये तुम्हारा 90 हो गया, क्या हो गया 90। तो अब इस आई की वैल्यू ने आर को 90 कर दिया ना, तो इस आई की वैल्यू का नाम आई ना होकर अब सी पड़ गया, क्या पड़ गया सी। तो ये क्रिटिकल एंगल बन चुका है, क्या बन चुका है ये, हाँ। तो मतलब था तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंसी, लेकिन इसने आई को क्या कर दिया है, आर को 90 कर दिया, आई को आर को क्या कर दिया 90, सही है। तो इसे बोलेंगे, अब हम इस आई को सी बोलेंगे। अब ये जो हमारा आई है वो क्या हो चुका है सी, क्या हो चुका है सी। सो क्रिटिकल एंगल कौन से मीडियम में बनता है, डेंसर मीडियम में, और होता क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही होता है, ठीक है। तो मैं डिफाइन कैसे करूं क्रिटिकल एंगल को, तो क्रिटिकल एंगल को ऐसे डिफाइन करूं, क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्या होता है ये, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है कौन से मीडियम में, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम, कौन से मीडियम में, इन डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम में एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, जिसके लिए फॉर विच, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होता है, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होता है कौन से मीडियम में, इन रेयर मीडियम, इन रेयर मीडियम कितना होता है वो 90 डिग्री, कितना होता है वो 90 डिग्री। सो इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, डिनोटेड बाय सी। इसे हम किससे नोट करते हैं, सी से नोट करते हैं, डिनोटेड बाय सी, इसे सी से नोट करते हैं। तो सी माने कौन सा एंगल हुआ, क्रिटिकल एंगल। कौन से मीडियम में बना, वो डेंसर मीडियम में बना। लेकिन होता क्या है, आई होता है, आई की वो वैल्यू जो आर को 90 कर दे, आई की उस वैल्यू को सी कहते हैं, क्या कहते हैं सी। अब बात को समझना, लाइट को कौन से मीडियम ने मोड़ा, तो 1 ने कि 2 ने, ये लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है, ये 2 से 1 में जा रही है, ये डेंसर है और ये हल्के में जा रही है, तभी तो नॉर्मल से दूर हटी है, ये नॉर्मल से दूर क्यों हट रही है, हल्के में जा रही है। अब लाइट को कौन से मीडियम ने मोड़ा, 1 ने मोड़ा, किसने मोड़ा 1 ने, तो हम लिखेंगे सर लाइट को मोड़ा है 1 ने, तो 1 आएगा पहले, 2 आएगा बाद में, 2 क्या आएगा बाद में। अच्छा अब 2 में कौन सा एंगल बनाया बताइए, 2 में कौन सा एंगल बनाया, 2 में आपका आई एंगल बनाया, क्या बनाया आपका एंगल आई, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन आई, और 1 में कौन सा बनाए आर, 1 में कौन सा बनाए आर, ठीक है बच्चों। ये 1 में कौन सा एंगल बनाए, आर बनाए, क्या बना है आर। तो अब सुनो बच्चों, अब आई की वैल्यू जो है ना, ये जो आई की वैल्यू है ये सी हो गई, जब आर क्या हो गया 90, आर क्या हो गया 90। अब आई को सी लिख दो, आर को 90, तो ये हो गया μ12, तो ये क्या हो गया साइन सी, और ये हो गया साइन 90, और ये हो गया हमारा साइन सी और साइन 90 1, और ये क्या हो गया μ12 म्यू। अब इसे पलट दो, क्या कर दो, इसे μ21 कर दो, μ2, अब इसे भी पलट दो, तो μ21 क्या हो गया 1/sin। और मैंने μ2 को उनको बहुत पहले भी आपको क्या सिखाया था कि इसी को म्यू कहते हैं, क्या कहते हैं इसको म्यू। तो μ21 को क्या कहते हैं बच्चों, म्यू कहते हैं, क्या कहते हैं हम, तो μ21 इज कॉल्ड म्यू। तो म्यू का फॉर्मूला क्या हो गया 1/sin c, 1/sin c। तो तीनों फॉर्मूले क्लियर हो गए ना आपको, sin i by sin r, va by vm और 1/sin c। देखो पेपर में क्वेश्चन देंगे कि अगर उसने बोला क्वेश्चन कि अगर मान लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हारा ये वाला है, ये तुम्हारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और आपको फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल, क्या फाइंड आउट करना है क्रिटिकल एंगल। तो आप फॉर्मूला लिख लो ऐसे म्यू का, सर म्यू का फॉर्मूला हो गया 1/sin c, 1/sin। अब म्यू की वैल्यू पुट कर लो 1.414, दैट इज 1/sin c, 1/sin c। अब sin c को धर लिया, उसको धर लियो, ये sin c इधर आ जाएगा आपका, ये sin c इधर, और ये कितना आ जाएगा 1.414। अब 1. ये जो वैल्यू होती है ना √2 की वैल्यू होती है, इसकी वैल्यू होती है ये √2 की, तो √2 की वैल्यू होगी। अब 1/√2 को क्या लिख लो साइन की भाषा में, sin 45, तो ये कितना हो गया sin c। तो साइन से साइन काट दो, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 45, सी की वैल्यू कितनी आ गई 45। तो क्वेश्चन ऐसे देंगे आपको, म्यू देके क्या पूछ लेंगे आपसे, सी पूछ लेंगे, म्यू देके क्या पूछ लेंगे सी। तो ये हमारा म्यू हो गया और ये हो गया हमारा सी, इस तरीके से पूछ लेंगे आपसे। या कुछ और क्वेश्चन देखो बच्चों, ऐसे और क्वेश्चन ऐसे देंगे आपको, 3 मीडियम दे देंगे, आपको 3 मीडियम दे देंगे ऐसे, मीडियम ए, मीडियम बी और मीडियम सी। ध्यान ऐसे एक क्वेश्चन ऐसे आते हैं पेपर में,
मीडियम ए, मीडियम बी और मीडियम, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देंगे, बोलेंगे ये 1.41 है और ये 1.49 है और ये 1.52 है, 1.52 ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देंगे। बोलेंगे कौन से मीडियम में लाइट ज्यादा तेज चलेगी, ए में, बी में, सी में। इन विच मीडियम द लाइट विल ट्रेवल फास्टर, ऐसे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। इन विच मीडियम द लाइट विल ट्रेवल फास्टर, इन विच मीडियम द लाइट विल ट्रेवल फास्टर, कौन से मीडियम में लाइट तेज चलेगी। ठीक है बच्चों, अभी आपने रिलेशन देखा था म्यू का कि सर म्यू बराबर था वी ए बाई वी एम, यानी कि जो म्यू है ना और जो वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है वो, हाँ, म्यू और वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। म्यू और वेलोसिटी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इनवर्सली का मतलब ये है कि जिसका म्यू कम होगा ना उसमें लाइट तेज चलेगी। इनवर्सली है ना, वेलोसिटी और म्यू उल्टे हैं, तो अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो किस मीडियम में लाइट तेज चलेगी, जिसका म्यू कम होगा, जिसका म्यू, तो किसका म्यू कम है, ए का कम है, किसका कम है, ए का। तो इन मीडियम ए, इन मीडियम ए, तो मीडियम ए में लाइट विल ट्रेवल फास्टर, इन मीडियम ए लाइट विल ट्रेवल फास्टर, तो मीडियम ए में लाइट ज्यादा तेज चलेगी। बहुत सिंपल सी बात है, आगे समझ में। तो जिसका म्यू कम होगा ना, म्यू माने हल्का, म्यू माने हल्का भारी, म्यू कम है तो हल्का हो गया ना, तो हल्का हो गया तो स्पीड ज्यादा होगी, हल्का हो गया तो स्पीड ज्यादा होगी। तो पेपर में ध्यान रखना क्वेश्चन, ठीक है। कई बार क्वेश्चन कौन सा मीडियम, विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, कौन सा मीडियम ऑप्टिकली डेंसर है, विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर, विच मीडियम इज ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या होता है, भारी कौन सा है, भारी कौन सा है। तो जिसका म्यू ज्यादा है, जिसका म्यू ज्यादा है तो वो भारी है। तो आंसर क्या आ गया, सी। तो मीडियम सी, क्या आंसर आ गया, मीडियम सी आपका भारी मीडियम है। मीडियम सी क्या है, भारी मीडियम है। लेकिन कभी कभार बच्चों वो म्यू ना देके आपको आर दे देता है। क्या देता है क्वेश्चन में, आर, कंफ्यूज करने के लिए। आपको म्यू नहीं देंगे, बिल्कुल ध्यान नहीं रखे। देखो मैं बता रहा हूँ, पेपर में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, अगर आप ध्यान दोगे बिल्कुल कर दोगे आप ठीक क्वेश्चन, ठीक है। मान लो उसने आर दिया, आर यहाँ पे दिया 30 और यहाँ पे दिया 45 और यहाँ पे दिया 60। अब आपसे पूछा, ये म्यू नहीं देंगे, वो आपको आर दे देंगे। क्या देंगे, आर। अब बोलेंगे कि हाइट तेज चलेगी। ठीक है बच्चों, अब इसका देखो एक्सप्लेनेशन देखना कैसे होता है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, समझिए इस बात को। आपने पढ़ा था कि सर म्यू बराबर जो होता है ना वो साइन आई बाई साइन आर होता है, साइन आई बाई साइन आर। अगर आर की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब आर की वैल्यू बढ़ेगी ना, तो साइन आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि साइन 30 पे 1/2 होता है और साइन 90 पे 1 होता है। साइन 90 पे क्या होता है, 1। तो आर बढ़ गया तो साइन आर की वैल्यू भी बढ़ गई, ये आर बढ़ गया ना, तो साइन की भी वैल्यू बढ़ गई। तो अगर आर बढ़ेगा तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, ये। तो अगर साइन आर की वैल्यू बढ़ेगी ना तो म्यू की वैल्यू क्या होगी, घटेगी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना। अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज क्या होगी, कम होगी। क्या होगी, ये कम। तो समझा ना क्या। और अगर ये कम होगी तो स्पीड क्या होगी, ज्यादा। स्पीड क्या होगी, ज्यादा। दोबारा देख लो बच्चों, अगर आर बढ़ेगा हमारा तो साइन आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो साइन आर बढ़ेगा। अगर साइन आर बढ़ेगा तो म्यू कम होगा, और म्यू कम होगा तो स्पीड ज्यादा, म्यू कम होगा तो स्पीड ज्यादा। समझा क्या। फिर से, अगर आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा, आर बढ़ेगा तो साइन आर बढ़ेगा, साइन आर बढ़ेगा। अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज कम हो जाएगी, क्योंकि उल्टा लिखा हो ना, ये ऊपर ये नीचे लिखा हुआ है। इनवर्स रिलेशन है। कैसा रिलेशन है, इनवर्स, रेसिप्रोकल है। तो अगर ये चीज बढ़ेगी तो ये चीज कम होगी, और ये चीज कम होगी तो स्पीड ज्यादा होगी। ये कहने का मतलब है कि आर के ज्यादा होने से स्पीड ज्यादा हो रही है। देखो अगर ये आर ज्यादा है ना, तो आपने क्या नोटिस किया, सर स्पीड ज्यादा हो रही है। स्पीड क्या हो रही है, तो आर की ज्यादा होने से स्पीड ज्यादा होगी। तो किसका आर ज्यादा है, बताओ किसका आर ज्यादा है इस क्वेश्चन में। सर आर सी का ज्यादा है। किस ज्यादा है, सी का। तो सी में ज्यादा स्पीड होगी लाइट की। ठीक है, ध्यान देना इस चीज को। अगर वो आर देगा ना तो आपको देना, अगर आर हमारा बढ़ेगा तो स्पीड, देखो आर के बाद एस आता है, ऐसे याद कर लो। अगर आर बढ़ेगा तो आर माने आर के बाद एस आता है, तो स्पीड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी। और अगर स्पीड बढ़ेगी हमारी तो म्यू हमारा कम होगा। म्यू क्या होगा, हमारा कम होगा। उल्टा भी पूछ सकते हैं, आर देके बोलेंगे किसका म्यू कम है, किसका म्यू। तो आपको आर समझना है, सर आर का मतलब है इस एंगल है ना, तो ये एंगल ज्यादा है, तो यहाँ स्पीड यहाँ ज्यादा होगी, स्पीड यहाँ ज्यादा होगी तो म्यू यहाँ कम होगा। म्यू क्या होगा, यहाँ पर कम होगा। तो स्पीड ज्यादा तो म्यू क्या हो जाता है, कम। तो आर की वैल्यू बढ़ने से स्पीड बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, और स्पीड बढ़ने से म्यू कम हो जाएगा। म्यू क्या हो जाएगा, कम। सो दिस वाज ऑल रिगार्डिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्वेश्चंस मैंने करवा दी। ठीक है, अब कुछ और क्वेश्चन बताऊंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से रिगार्डिंग। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है। इसके 3 फॉर्मूले हो गए हमारे, VA बाई VM और साइन आई बाई साइन आर और 1/sin C, 1/sin C। जहाँ C कौन सा एंगल है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कौन से मीडियम में बनता है, डेंसर मीडियम में। कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में। तो डेंसर मीडियम में कौन सा एंगल बनता है, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल वो एंगल होता है डेंसर मीडियम में जिसके लिए रिफ्रैक्शन एंगल रियल मीडियम में कितना होता है, 90 डिग्री, 90। तो उस एंगल को क्या कहते हैं हम, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कौन से मीडियम में बनता है बच्चों, डेंसर मीडियम में। कौन से मीडियम में, डेंसर मीडियम में। ध्यान रखना। और होता क्या है, वो आई होता है। क्या होता है,
हाँ, जिसके लिए आर की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री, आर की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। तो इस बात को ध्यान रखना। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर। अब देखो एक और कंडीशन तुम्हें मैं एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों। हुआ क्या था कि यहाँ तक हमारा सी बन चुका था, यहाँ तक क्या बन गया था सी, ये हमारा सी बन चुका है बच्चों। क्या बन चुका है हमारा सी। अब ये आई, देखो ये सी है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक सी है, ये सी है, ये सी है, ये सी है, सी सी ये सी है ना। अब हमने क्या करा, आई की वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, ठीक है। अब आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, इस सी से बड़ी हो गई है। ये जो सी है ना, सी, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, इस सी से भी बड़ी हो गई है। तो अब लाइट यहाँ तक जा चुकी थी, तो अब लाइट क्या होगी, अब लाइट जहां से गई थी वहीं वापस आ जाएगी, ये चीज हो जाएगी। अब ये रिफ्रैक्शन पढ़ते पढ़ते रिफ्लेक्शन हो गया, क्या हो गया, तो इसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या कहते हैं इसे हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो चुका है। तो ये क्या हो चुका हमारा, दिस इज टी आई आर, टी आई आर। तो क्या कहते हैं टी आई आर को हम, दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो चुका है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होगा बताओ, वो कंडीशन पूछेंगे टी आई आर कब होगा। तो कब होगा टी आई आर, व्हेन आई की वैल्यू सी से बड़ी हो जाएगी, आई की वैल्यू सी से बड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, क्या बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बन जाएगा, बिकम ग्रेटर, बिकम ग्रेटर। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, किससे, देन दैट ऑफ द क्रिटिकल एंगल, देन दैट ऑफ द, हाँ, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा। एक तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि आई की वैल्यू बड़ी हो जाएगी सी से, आई की वैल्यू किससे बड़ी हो जाएगी, सी से, पहली कंडीशन तो ये है। दूसरी कंडीशन ये है, आई की वैल्यू सी से बड़ी हो जाएगी, तो कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है कि लाइट को जाना पड़ेगा कहाँ से कहाँ तक, लाइट शुड गो कहाँ से, फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर, कहाँ से, फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम से, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर से, ऑप्टिकली रेयर तो कुछ नहीं, टू रेयर लिखो, क्या लिखो, टू रेयर मीडियम। तो लाइट को कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा बताओ, ऑप्टिकली डेंसर बोलना पड़ेगा यहाँ पे वर्ड, लाइट को कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, डेंसर से रेयर, डेंसर, लेकिन ऑप्टिकली डेंसर, क्योंकि डेंसिटी तो मास बाई वॉल्यूम होती है ना, ये डेंसिटी वो डेंसिटी नहीं है, तो ये ऑप्टिकली डेंसर अलग चीज होता है, ठीक है। तो आपको बोलना पड़ेगा लाइट को जाना पड़ेगा कहाँ से कहाँ, ऑप्टिकली डेंसर टू रेयर मीडियम, और आई की वैल्यू इससे बड़ी होनी चाहिए। सो ये कंडीशन टी आई आर के एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट आर द कंडीशन टू टी आई आर टेक प्लेस। टी आई आर कब होता है, तो आप कब होता है टी आई आर, जब आई की वैल्यू किससे बड़ी हो जाती है, सी से, आई की वैल्यू किससे बड़ी जाती है, सी से बड़ी हो जाती है। तो तब क्या होता है हमारा टी आई आर होता है। अब टी आई आर बेस्ड फिनोमिना कौन कौन से होते हैं, कौन सी घटनाएं या कौन सी घटनाएं टी आई आर बेस्ड होती हैं जिन पर टी आई आर काम करता है। तो एक घटना तो हो गई आपकी मिराज, क्या हो गई आपकी मिराज, मिराज माने वहम हो जाना, पानी का वहम हो जाना। रेगिस्तान में तेज धूप पड़ती है ना, तो तेज धूप पड़ने से पानी का वहम हो जाता है। जब हम दूर होते हैं, दूर से तेज धूप को देखते हैं, सड़क को देखते हैं, तो वहां पे लगता है आगे पानी फैला हुआ है, तो ये वहम हो जाना मिराज होता है। क्योंकि देखो एक्चुअली क्या होता है कि जैसे मान लो ये पूरी सड़क है, ये बहुत चमक रही है, तो इस पे लाइट ऐसे पड़ेगी कि सारी की सारी लाइट जो पड़ी है वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, हो जाएगी वो रिफ्लेक्ट, तो इतना तगड़ा रिफ्लेक्शन होगा, टी आई आर हो जाएगा, तो जिससे चमक मारेगी, जिससे हमें पानी का वहम हो जाएगा। तो मिराज माने वहम होता है, मिराज माने क्या होता है, वहम होना। दूसरा होता है हमारे पास, दूसरा होता है शाइनिंग ऑफ डायमंड, हीरे का चमकना, हीरे का चमकना। तो हीरे का चमकना भी क्या होता है, एक टी आई आर बेस्ड फिनोमिना होता है। क्योंकि हीरे पे क्या होता है, मान लो हीरे पे लाइट उस एंगल पे पड़ती है, इसके क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे पड़ती है लाइट। मान लो हीरे का क्रिटिकल एंगल 24 है, कितना है 24, तो लाइट इससे ज्यादा एंगल पे पड़ती है, 24 से ज्यादा एंगल पे पड़ती है। तो ये तो टी आई आर हो गया ना, कि भाई किसी चीज का क्रिटिकल एंगल इतना है और एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो रहा है, तो सारी की सारी लाइट क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, उस रिफ्लेक्शन की वजह से शाइनिंग ऑफ डायमंड होगा। तो हीरे का चमकना टी आई आर बेस्ड फिनोमिना है। तो टी आई आर पर बेस्ड फिनोमिना। दूसरा क्या, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो रेनबो का बनना, रेनबो का बनना, तो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, ये भी कैसा फिनोमिना है, टी आई आर बेस्ड फिनोमिना, टी आई आर बेस्ड फिनोमिना। तो ये कैसे बताया था बच्चों मैंने, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो कैसे बताया था, सुनो बच्चों, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो मैंने ऐसे बताया था आपको, जैसे मान लो ये हमारी पानी की बूंद है ना, और ये हमारी लाइट है, क्या है हमारी ये लाइट है। तो जब ये लाइट पानी की बूंद से टकराती है ना, तो मतलब पहले ये टूट जाती है, ऐसे डिस्पर्स हो जाती है, ऐसे कहते हैं डिस्पर्स, क्या कहते हैं, डिस्पर्जन, क्या कहते हैं इसे हम, डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन माने होता है स्प्लिटिंग, डिस्पर्जन माने क्या होता है, स्प्लिटिंग, मतलब व्हाइट लाइट का टूटना। अब ये टूट तो गई व्हाइट लाइट, तो ये कौन सा कलर है, वॉयलेट, और ये कौन सा कलर है, रेड, कौन सा कलर है। अब ये अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी इस बूंद के अंदर, ये रिफ्लेक्शन टी आई आर है, ये रिफ्लेक्शन कौन सा है, सो दिस इज योर टी आई आर। तो हो गया ना टी आई आर, तो पानी की बूंद में क्या हो गया, टी आई आर। अब क्या होगा बच्चों, ये सुनो बच्चों, अगर यहाँ पे मान लो ये कलर कौन सा है, रेड है, ये कौन सा कलर है, रेड, और ये वॉयलेट है, तो रेड थोड़ा ऊपर है ऐसे एंड वॉयलेट थोड़ा इधर है, वॉयलेट थोड़ा इधर है, तो ये बीच के सारे रंग है, बीच के सारे रंग क्या है, रंग है। तो ये जो इंद्रधनुष है प्राइमरी है, कौन सा है ये, प्राइमरी। तो ये जो इंद्रधनुष है कौन सा है, ये प्राइमरी रेनबो है, कौन सा रेनबो है, ये
दिस इज योर प्राइमरी रेनबो, प्राइमरी रेनबो। तो प्राइमरी रेनबो में टीआईआर एक बार होता है, लेकिन अगर दोबारा अंदर टीआईआर फिर से हो गया, मान लो ये फिर घूम गई लाइट, फिर मुड़ गई ऐसे, अभी क्या हुआ था, अभी ऐसे ऐसे मुड़ी थी, ऐसे मुड़ी ऐसे मुड़ी, अब एक बार और मुड़ गई, एक बार और मुड़ गई, तो एक बार और मुड़ने से कलर रिवर्स हो जाएंगे, ये वॉयलेट ऊपर आ जाएगा और रेड नीचे। तो ये जो इंद्रधनुष है ये सेकेंडरी है, ये कौन सा है, ये सेकेंडरी रेनबो है। तो एक तो डिफरेंस ये आ गया कि सर प्राइमरी में जो होता है ना वो एक बार होता है क्या, टीआईआर। तो प्राइमरी में टीआईआर एक बार होता है, सेकेंडरी में दो बार होता है, और सेकेंडरी थोड़ा धुंधला होता है फेंटर, और प्राइमरी थोड़ा ब्राइट होता है। प्राइमरी का होता है ब्राइट, और प्राइमरी में रेड ऊपर और वॉयलेट नीचे, और सेकेंडरी में वॉयलेट ऊपर और रेड नहीं। तो ध्यान ध्यान ठीक है, प्राइमरी में कौन होता है, रेड ऊपर, प्राइमरी में कौन होता है, रेड ऊपर, और सेकेंडरी में क्या होता है, सेकेंडरी में क्या होता है, वॉयलेट ऊपर रेड नीचे, वॉयलेट ऊपर और रेड नीचे, और प्राइमरी में कौन होता है, रेड ऊपर और वॉयलेट नीचे। तो देखो एक हो गया फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। चौथा जो हमारा इसका एप्लीकेशन है ना, इसका रेनबो का टीआईआर का, तो चौथा एप्लीकेशन इसका कौन सा है हमारा, एंडोस्कोपी। कौन सा है, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी। तो एंडोस्कोपी में एक वायर यूज करते हैं, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन। तो इसमें एक तार होती है, उस तार को मुंह के थ्रू पेट के अंदर डाल देते हैं और उससे किरणें बाहर निकलती हैं, तो वो किरणें हमारे ऑर्गन से रिफ्लेक्ट होकर वापस आती हैं, तो कंप्यूटर पे इमेज बनती है जिससे पता चलता है कि अंदर इन्फेक्शन है कि नहीं है। तो एंडोस्कोपी से पता करते हैं, ठीक है। तो एंडोस्कोपी में कौन सी फिनोमिना होते हैं, टीआईआर। कौन सी होती है, टीआईआर। तो मिराज में हो गया, शाइनिंग ऑफ डायमंड में हो गया, फॉर्मेशन ऑफ रेनबो में हो गया, और पांचवा हो गया हमारा आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। कौन सा हो गया हमारा, आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। तो इसमें भी क्या होता है, टीआईआर। आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन में कैसा होता है बच्चों, जैसे ये हमारी अर्थ है और हमने अर्थ पे एक एंटीना लगाया, यहाँ पे एंटीना लगाया और यहाँ पे आइनोस्फेयर की एक लेयर है, तो ये जो किरणें होती है ना जो यहाँ से जाती है एंटीने से, तो ये आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ गिरेंगी, तो ये जो रिफ्लेक्शन है ये टीआईआर है। मान लो ये इंडिया है और ये ऑस्ट्रेलिया है, तो बीच में जितनी भी कंट्री है ना उन सब तक ब्रॉडकास्ट जाएगा, वाला सिग्नल सब तक जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन किससे करवाया हमने, आइनोस्फेयर से। आइनोस्फेयर की लेयर ये वाली है, ये आइनोस्फेयर की लेयर है, तो ये रिफ्लेक्शन आइनोस्फेयर से हुआ है, पर रिफ्लेक्शन तो हुआ है, पर कौन सा रिफ्लेक्शन है, ये टीआईआर है। क्या है ये, टीआईआर। तो टीआईआर कहाँ कहाँ पे यूज होता है, मिराज में, शाइनिंग ऑफ डायमंड में, रेनबो के बनने में, एंडोस्कोपी में, और आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन में, आइनोस्फेरिक रिफ्लेक्शन में, ठीक है। तो इन्हें कहते हैं टीआईआर। क्या कहते हैं इन्हें, यहाँ पे आपको दो बातें समझ में आई है कि रेनबो एक नेचुरल फिनोमिना होता है जो बारिश के बाद हमें दिखाई देता है, बारिश के बाद हमें दिखाई देता है, ये रेनबो होता है। तो रेनबो में तीन घटनाएं होती हैं, तीन घटनाएं किसमें होती है, रेनबो में। तो रेनबो को ऐसे याद कर लो, गंदा रेनबो, ऐसे DRT ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। डट माने थोड़ा सा गंदा होता है, डट माने, पर ऐसे मत, थोड़ा याद करने का तरीका है। तो D माने डिस्पर्जन, और R माने रिफ्रैक्शन, और T माने टीआईआर। ये तीनों घटनाएं किसमें होती है बच्चों, ये तीनों घटनाएं रेनबो में होती हैं। तो रेनबो में क्या होता है, एक होता है डिस्पर्जन, एक क्या होता है रिफ्रैक्शन, और एक क्या होता है टीआईआर। ये लाइट पहले टूटती है, डिस्पर्जन क्या होता है, लाइट का स्प्लिट होना, ऐसे करके, ये ऐसे ना, ये ऐसे, ये लाइट ऐसे गई, तो अब ये टूट गई ऐसे, ये ऐसे टूट गई, ब्रेक हो गई, तो ये जो लाइट का ब्रेकिंग है दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो अगर मैं तुमसे पूछूं डिस्पर्जन क्या होता है, तो क्या बोलोगे, क्या होता है डिस्पर्जन, बोलो। डिस्पर्जन क्या होता है, स्प्लिटिंग। क्या होती है, किस चीज की स्प्लिटिंग, कौन सी लाइट, व्हाइट लाइट, हाँ। तो आप क्या बोलोगे, डिस्पर्जन। डिस्पर्जन होता है स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म, आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो यहाँ पे बारिश की बूंदी प्रिज्म बन जाती है, क्या बन जाती है, प्रिज्म। ये प्रिज्म है ना, ये ग्लास प्रिज्म है, और यहाँ पर ग्लास प्रिज्म है। देखो सुनो बच्चों, डिस्पर्जन क्या होता है, डिस्पर्जन ये चीज है, ये चीज, ये लाइट है व्हाइट लाइट, ये 7 रंगों से बनी है, तो अब ये इससे टकराएगी तो ऐसे टूट जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट है, ये क्या है, स्प्लिटिंग क्या है, ये स्प्लिटिंग वो है डिस्पर्जन। स्प्लिटिंग क्या है, डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन को क्या बोलना है मुझे, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, बोलो क्या बोलना है, into its constituent कलर्स, जिनसे वो बनी हुई है, कॉन्स्टिट्यूएंट कलर जिनसे वो व्हाइट लाइट बनी है। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन ये चीज होता है, ठीक है। तो रेनबो कितने तरह का हुआ, 2 तरह का, कौन कौन सा, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी चमकीला होता है, सेकेंडरी थोड़ा सा धुंधला होता है। प्राइमरी में टीआईआर एक बार होता है और सेकेंडरी में टीआईआर 2 बार होता है, और प्राइमरी में रेड ऊपर वॉलेट नीचे, और सेकेंडरी में वॉलेट ऊपर और रेड नीचे। और रेनबो है क्या, रेनबो एक प्राकृतिक घटना है जो बारिश के बाद हमें दिखाई देती है। तो इट्स अ नेचुरल फिनोमिना व्हिच वी कैन सी आफ्टर द रेन शावर, आफ्टर द रेन shower, so that's called rainbow. So how many phenomena take place in the rainbow? There are 3 phenomena that take place in the rainbow. One is dispersion, other one is TIR, and is refraction, so you have to remember all these 3 phenomena that take place in the rainbow, that take place in the formation of rainbow, that take place in the formation of rainbow. और यहाँ पे ये चीज याद रखना, splitting of white light क्या होता है, क्या होता है बच्चों, splitting of white light। मैंने यहाँ पे splitting, SPLITTING, splitting of white light, splitting of white light है ना, into its constituent colors, into its constituent colors। पूरा लाइट चैप्टर एक साथ पढ़ा देंगे आपको, ठीक है, पूरा लाइट पढ़ोगे आप, जितना आई वाई सब इसमें इंक्लूड होगा, ठीक है।
तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर आफ्टर पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म, आफ्टर पासिंग थ्रू ग्लास प्रिज्म से पास करके पढ़ना। ये बता दिया मैंने, इसमें आगे भी पढ़ेंगे, डिस्पर्जन नाम के अलग ही टॉपिक है ये, तो यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगना, आगे पढ़ोगे आप इससे दोबारा से। स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कलर आफ्टर पासिंग थ्रू द ग्लास प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन, इज कॉल्ड। तो डिस्पर्जन कौन करता है? ग्लास प्रिज्म। कौन करता है? और जब बारिश होती है तो पानी की बूंद क्या बन जाती है? ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म। तो ये सब कर लो नोट, ठीक है, समझ में आ गया? चलो।